गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो जी हाँ दोस्तों, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का डिप्लोमा फार्मेसी एग्जाम का टाइम शेड्यूल जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है और आपका एग्जाम 22 जुलाई से है। और उसका जो पहला सब्जेक्ट है वो आपका है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दोस्तों, मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो बनाया था जिस पर बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था। और उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा डिमांड इसी वीडियो की थी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पार्ट 2 वीडियो है उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर एग्जाम 2021 हमारा टारगेट है कि हम इसको अच्छे से क्लियर कर सकें और हमें फर्स्ट डिवीज़न, कम से कम हमें फर्स्ट डिवीज़न तो मिल ही जाए। तो दोस्तों, बाय फार्मेसी पॉइंट इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग तुरंत लाइक करें। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग सब्सक्राइब इस समय तक नहीं किए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसके अलावा अपने जूनियर्स या फिर दोस्तों को शेयर कर दें जो भी डिप्लोमा फार्मेसी का एग्जाम 2021 में देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो पहले वाले वीडियो से अच्छी वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि यूवी लाइट फ्रॉम द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। जी हाँ दोस्तों, जो भी सूरज की किरणें ऊपर से आती हैं तो उससे क्या बनता है। तो दोस्तों, जो भी आपका सनलाइट होता है उसके अंदर यूवी लाइट होती है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट्स इसमें होती है। तो इसकी वजह से क्या बनता है हमें ये बताना है। तो दोस्तों, हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और फ्लोराइड। तो जो भी यूवी लाइट आती है इससे ओजोन गैस बनती है। तो आपने चेन रिएक्शन का नाम सुना होगा, CHAIN, चेन रिएक्शन। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी ऑक्सीजन गैस है ये फिर से ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर जाती है और इसके ऊपर यूवी लाइट होता है और इससे फिर से आपका ओजोन गैस का निर्माण हो जाता है। तो ये आपके चेन रिएक्शन की वजह से आपका ओजोन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है और जो उसका रीजन है वो है यूवी लाइट फ्रॉम द सन। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि सीवेज वाटर कैन बी प्योरीफाइड फॉर रिसाइकलिंग विद द हेल्प ऑफ। जो भी आपके हमारे घरों से सीवेज वाटर निकलता है उसको कैसे प्योरीफाई किया जाता है ये इसके अंदर पूछा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हैं एक्वाटिक प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी आपके बैक्टीरिया हैं वो सीवेज वाटर को प्योरीफाई कर देते हैं और जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सब मेथेन या फिर अदर गैसों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपने बायोगैस का नाम सुना होगा, तो ये सब बायोगैस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है द मेन कॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो इसमें दिया है कि यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, इंक्रीज कंबस्टन ऑफ ऑयल एंड कोल, डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में मेनली पूछा है कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं इस समय जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी कंसंट्रेशन क्यों बढ़ रही है और उसके पीछे का रीजन क्या है, वजह क्या है। तो इसमें दिया है कि यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी कि इस समय फ्रिज का जो इस्तेमाल है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जो आपका फ्रिज होता है या फिर आपका एसी होता है उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। आपने नाम सुना होगा, CFC का नाम आपने सुना होगा। इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। तो जिसकी वजह से ओजोन होल हो रहा है। इसके अलावा इसमें दिया है कि इंक्रीज कंबस्टन ऑफ ऑयल एंड कोल, यानी कि जो भी आपका पेट्रोलियम है, डीजल है, इसके अलावा पेट्रोल है, इसका कंबस्टन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि नंबर्स ऑफ व्हीकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा इसमें दिया है डिफॉरेस्टेशन दिया है दोस्तों। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जंगलों की कटाई। इस समय पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है, तो ये एक वजह हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेज के बढ़ने की। तो इसका मतलब जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा चौथा वाला विकल्प जो है
ये हमारा सही विकल्प है कि ये सब रीजन है किसके, ग्रीन हाउस कंसंट्रेशन बढ़ने के। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। तो इसमें पूछा है कि ताजमहल इज थ्रेटनेड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ। तो दोस्तों जो आपका थ्रेटनेड होता है इसका मतलब होता है खतरा। आपने थ्रेट का नाम सुना होगा, तो इसका मतलब होता है खतरा। तो ताजमहल को किससे खतरा है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला क्लोरीन गैस दिया हुआ है, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है और इसमें हाइड्रोजन दिया है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा, इसको हिंदी में कहते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो भी हमारे मार्बल हैं या फिर टाइल्स हैं, अगर एसिड रेन होगा तो उनका डीके होने लगेगा और उसका रंग फीका पड़ने लगता है। तो दोस्तों इससे क्या है कि जो ताजमहल की खूबसूरती है वो एसिड रेन की वजह से खराब होती जा रही है। और दोस्तों एसिड रेन की वजह क्या है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन की वजह है क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसलिए इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड से ताजमहल को खतरा है, यानी कि थ्रेट है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और ऑक्सीजन में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द इज ए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PAN एंड एरोसोल। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका है पैन। तो दोस्तों ये आपका पैन कार्ड वाला पैन नहीं है। जो आपका पैन कार्ड होता है इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, लेकिन जो यहाँ पर पैन दिया है इसका फुल फॉर्म कुछ अलग होता है और उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है परॉक्सी एसिटाइल और एन का मतलब होता है नाइट्रेट। तो इसका मतलब होता है परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों जो भी सबस्टेंस या फिर एजेंट से पॉल्यूशन होता है उसको हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका पॉल्यूटेंट हो गया। इसके अलावा दोस्तों अब इससे बात आती है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है। जैसे ए कोई पॉल्यूटेंट है और ये फिर से किसी केमिकल रिएक्शन से ये कोई बी पॉल्यूंट बनाता है, तो इसी बी पॉल्यूंट को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो इसका तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है PAN, यानी कि परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पूछा कि द रिजल्ट ऑफ ओजोन होल इज, यानी कि जो आपका ओजोन छिद्र हो रहा है, ओजोन होल हो रहा है, इसके फलस्वरूप या फिर इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें दिया है एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो आपका ओजोन होल है इसकी वजह से इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि ओजोन होल का मतलब क्या है। तो इसमें दिया है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। दोस्तों ये आपका ऑप्शन गलत है। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन दिया है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन और होल इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन एंड नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों 99% जो स्टूडेंट हैं वो तीसरे वाले को ही वो इसको सही मानेंगे, लेकिन नहीं, जो इसका सही ऑप्शन है वो है आपका दूसरा वाला है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि कॉमन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वाटर पॉल्यूशन यानी कि पानी का प्रदूषण जहाँ पे होगा या फिर कोई भी नदी, तालाब या फिर आपका कोई भी वाटर बॉडीज हो गया जो कि पॉल्यूटेड होगा, तो उसका इंडिकेटर क्या होगा। जो भी साइंटिस्ट होते हैं या फिर लेबोरेटरीज होती हैं वो वाटर पॉल्यूशन का पता कैसे लगाती हैं। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, ई कोलाई यानी कि इस्रिया कोलाई, लाइकेन, इसके अलावा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो भी वाटर पॉल्यूटेड होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है या फिर जो भी वाटर पॉल्यूटेड होता है उसके अंदर ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है।
जो कि इंडिकेटर होता है कि ये वाटर पॉल्यूटेड है। तो इसका मतलब कॉमन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज ई कोलाई। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका जीके के अंदर भी आता रहता है। तो इसमें पूछा है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984 वाज ड्यू टू लीकेज ऑफ। तो दोस्तों आपका यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है कि आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी। तो दोस्तों ये 1984 में हुई थी। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकते हैं, वॉज ड्यू टू लीकेज ऑफ। तो दोस्तों भोपाल गैस ट्रेजेडी किस गैस के लीकेज की वजह से हुई थी। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC, इसके अलावा अमोनिया हाइड्रोजन साइनाइड एंड 2,4 डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इसमें से बहुत लोगों को पता लग गया होगा कि जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका है पहला, यानी कि MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। और दोस्तों इसकी वजह से करीब 2 से 3 हज़ार लोगों की डेथ हो गई थी। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है कि ब्लैक लंग डिसऑर्डर इज कॉमन इन। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, फार्मर्स, वर्कर्स इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, कोल माइनर्स और रिफाइनरी वर्कर। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका है कोल माइनर्स। और कोल का मतलब क्या होता है, कोयला। तो जो भी वर्कर्स कोयला खदान में काम करते हैं उनके अंदर डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं और जिसकी वजह से उन्हें ब्लैक लंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर पता लग गया होगा कि इसका जो आंसर है वो कोल माइनर्स है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली। तो इसमें दिया है फिजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मैकेनिकल ट्रीटमेंट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपने STP का नाम सुना होगा। STP ये आपके होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। और आपने सुना होगा नमामि गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा नदियों को साफ करने के लिए ढेर सारे सरकारी स्कीम चल रही है, तो उसमें STP बनाया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो भी आपका सीवेज निकलता है इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, इसमें आपका दो मेथड होता है। पहला आपका फिजिकल मेथड होता है और इस फिजिकल मेथड में जो भी आपका प्लास्टिक या फिर ऐसा मतलब कि सॉलिड वेस्ट होता है उसको पहले निकाल लिया जाता है, उसके बाद बायोलॉजिकल उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली। तो दोस्तों ये आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है और इसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में छोड़ दिया जाता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे कि आपका मेथेन आपका हो गया। इसके अलावा आपका हाइड्रोजन हो गया। इस तरह की गैसें बनती हैं जिनको हम बायोगैस कहते हैं। तो जो आपका सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। तो आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि गुड ओजोन इज फाउंड इन, यानी कि अच्छा ओजोन किस परत में पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए स्ट्रेटोस्फेयर लेयर दिया है, ट्रोपोस्फेयर दिया है, मीजोस्फेयर दिया है और आयनोस्फेयर दिया है। तो दोस्तों जो आपका गुड ओजोन होता है वो हमेशा स्ट्रेटोस्फेयर वाले में पाया जाता है। तो इसका मतलब जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका पहला वाला ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चिपको मूवमेंट वॉज लेड बाई, यानी कि चिपको मूवमेंट को किसके द्वारा चलाया गया। तो इसमें दिया है सुंदरलाल बहुगुणा, राजीव गांधी, रामदेव मिश्रा एंड इंदिरा गांधी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको मूवमेंट जो है इसको उत्तराखंड के अंदर चलाया गया था और इसको चलाने वाले कौन थे, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। और दोस्तों ये पेड़ों को बचाने के लिए इसको चलाया गया था ताकि पेड़ों को ना काटा जाए, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कुछ ठेकेदारों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया था, जिसके विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक बार यूपी PCS के अंदर भी पूछा गया था। कोई मुझे बता रहा था कि ये क्वेश्चन यूपी PCS के अंदर एक बार पूछा गया था। तो दोस्तों ये पूछा है कि ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो दोस्तों बहुत लोगों ने इसमें से ग्रीन मफलर का नाम ही नहीं सुना होगा। दोस्तों मफलर का मतलब होता है ढकना और इसमें दिया है ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो दोस्तों इसमें दिया है एयर, सॉयल, वाटर एंड नॉइज। तो दोस्तों ग्रीन मफलर का हम यूज करते हैं किस टाइप के पॉल्यूशन को रोकने के लिए, ये इसमें पूछा है। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है नॉइज यानी कि शोर।
जो भी आपका मेन रोड होता है इसके दोनों दोस्तों इसके दोनों साइड हम ढेर सारे पेड़ लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, वृक्ष लगा देते हैं, ट्रीज लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी आपका शोर होता है वो आसपास के रिहायशी एरिया में नहीं जा पाता है। तो दोस्तों हम इसी को ग्रीन मफलर कहते हैं। ये आपका रोड हो गया और इसके दोनों तरफ हमने ढेर सारे ट्रीज लगा दिया है, प्लांटेशन कर दिया है, इसी को हम ग्रीन मफलर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस बिकॉज। तो दोस्तों आप यहाँ पर इफेक्ट की जगह आप इसको गैस बना लेंगे। तो इसमें पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, आप इसको गैस कर लेंगे बिकॉज। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए कि इट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण में शामिल होता है इस वजह से। इट एमिट लाइट, इससे प्रकाश निकलता है। इट ट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन एंड नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका इट ट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी कि जो भी CO2 गैस होती है ये अपने अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन को पकड़ के रखती है, इसकी वजह से ही इसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, वो पूछा है कि थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज इज ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ। तो इसमें दिया है कि केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्रीज, हीट फ्रॉम पावर प्लांट्स, वेस्ट फ्रॉम पावर प्लांट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस समय इंडिया के अंदर जो भी बिजली बनाई जाती है उसमें मेनली जो बनती है बिजली बनती है वो आपका कोयले से बनता है, यानी कि आपका थर्मल पावर प्लांट से आपके यहाँ बिजली बनाई जाती है। तो दोस्तों थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाने के लिए पहले पानी को गर्म करना पड़ता है, और जो पानी गर्म होता है उसको बाद में नदी या फिर तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ताप या फिर टेम्परेचर। तो इसमें लिखा है कि थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज इज ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है हीट फ्रॉम पावर प्लांट्स। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है और इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको स्प्रेइंग कर लेंगे। इसकी स्पेलिंग होती है SPRAYNG स्प्रेइंग, और दोस्तों इसका मतलब होता है हिंदी में छिड़काव करना। तो दोस्तों अगर आप अपने खेतों में DDT का छिड़काव करते हैं तो उससे किस टाइप का पॉल्यूशन हो सकता है, तो इसमें दिया है वाटर एंड सॉयल, इसके अलावा एयर एंड सॉयल, एयर सॉयल एंड वाटर एंड एयर एंड वाटर। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि अगर आप DDT का छिड़काव करते हैं तो इससे कौन सा पॉल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों इससे जो पॉल्यूशन होगा वो आपका होगा वाटर एंड सॉयल का पॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने आ चुका है और इसमें पूछा है कि इंसेक्टिसाइड अफेक्ट मोस्टली, यानी कि जो भी इंसेक्टिसाइड होते हैं ये कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए खेतों में छिड़के जाते हैं। तो दोस्तों इससे सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट यानी कि प्रभावित होता है, तो इसमें दिया है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोस्तों जो भी आपके इंसेक्टिसाइड्स होते हैं इसकी वजह से मेनली नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, यानी कि जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन को अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है और इसमें पूछा है कि मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाई, यानी कि सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है। तो इसके अंदर दिया है ऑटोमोबाइल एक्सहॉस्ट, स्मोक, इंडस्ट्री एंड इंसेक्टिसाइड। तो दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होने की जो वजह है, यानी कि एयर पॉल्यूशन होने की जो वजह है वो है ऑटोमोबाइल एक्सहॉस्ट, यानी कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। अभी आप देख रहे हैं कि डे बाय डे नंबर्स ऑफ व्हीकल कितने ज़्यादा हो गए हैं, कार, ट्रक, बस, इन सब की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती जा रही है, इन सब की संख्या बढ़ती जा। तो दोस्तों इसकी वजह से सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं और ये आपका लेजिस्लेशन से है, यानी कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी नियम कानून सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास्ड इन, यानी कि एयर पॉल्यूशन, दोस्तों एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट को कब पास किया गया था। तो दोस्तों जो इसका सही विकल्प है वो है 1981 के अंदर
एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को पास किया गया था? किस सन में? 1981 में इसको पास किया गया था। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने आ चुका है कि द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए को कब पास किया गया था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को कब पास किया गया था? तो दोस्तों इसको 1986 के अंदर पास किया गया था। 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि ईपीए को पास किया गया था। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास्ड इन, यानी कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को कब पारित किया गया था? तो इसको 1974 में इसको पास किया गया था। 1974, यानी कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को 1974 में पास किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज जनरेट, जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, यानी कि बैक्टीरिया या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवाणुओं की वजह से। तो इससे क्या पैदा होगा? तो इसमें दिया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, और ये सभी जो है ये सभी आपके बायोगैस हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, द कॉज ऑफ एसिड रेन इज, यानी कि अम्लीय वर्षा के पीछे कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। तो जो भी आपका एसिड रेन होता है दोस्तों, वो आपका सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से ही होता है। क्योंकि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 है, इससे आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, आपने नाम सुना होगा H2SO4 का। और जो आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, इससे आपका नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 बन जाता है, जिसकी वजह से एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा होती है। तो दोस्तों जो इसका सही विकल्प है वो है सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि नंबर 2 जो आपका ऑप्शन दिया गया ये आपका सही ऑप्शन है। बाकी इसमें सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।